नमस्कार दोस्तों। डेट आज की है 20 सितंबर 2025। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, दोनों डिटेल्स हैं। देखो दो आर्टिकल्स तो आज आए हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पैक्ट से संबंधित। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और एक इशू देखो जो द हिंदू में अच्छे से आया नहीं था, वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है ना 2025 का, इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम वर्डिक्ट आया। मतलब अंतिम फैसला नहीं, अंतरिम फैसला आया, बीच का फैसला, केस चल रहा है अभी। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम वर्डिक्ट आया है, उस पे द हिंदू का कोई अच्छा आर्टिकल आया नहीं, तो इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे जो न्यूज़पेपर्स का है वो कंपाइल करके हम डिस्कस करेंगे। कोई इशू छूट ना जाए, बस यही कोशिश है अपनी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ना वक्फ एक्ट से संबंधित है, उसके बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम थोड़ा कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं ताकि आपको ना आर्टिकल अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिसका नाम है रहीम। रहीम के पास में ना जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और वो चाहते हैं कि ये जो जमीन है ना वो लोगों की भलाई के लिए यूज हो। तो वो इस जमीन को ना अल्लाह के नाम पे डेडिकेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं आज से ये जमीन मेरी नहीं है, अल्लाह की है, और इसी जमीन से स्कूल बनेगा या फिर हॉस्पिटल बनेगा। तो ये जो डेडिकेशन है ना कि रहीम ने अपनी जमीन का टुकड़ा अल्लाह के नाम पे कर दिया, इसी डेडिकेशन को बोलते हैं वक्फ। क्या बोलते हैं? इसी डेडिकेशन को बोलते हैं वक्फ। और वक्फ देखो एक परमानेंट डेडिकेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि रहीम ने आज तो जमीन अल्लाह के नाम पे कर दी कि इस पे स्कूल बना लिया जाए, लेकिन 2 साल बाद रहीम को लगा रहे नहीं मेरी जमीन वापस दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक परमानेंट डेडिकेशन है। एक बार प्रॉपर्टी अगर वक्फ हो गई तो फिर हमेशा के लिए हो गई, इसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता। ये देखो इस्लामिक लॉ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब प्रॉपर्टी को अल्लाह की मिल्कियत में बांध देना ताकि फिर उसका फायदा जो है वो इंसानियत को हो। और अब देखो ये जो अब ऐसा अकेला रहीम तो करता नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन्हीं वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए ना वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं ताकि वो इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करें। हर स्टेट में अपना एक अलग स्टेट वक्फ बोर्ड है और उनको ऊपर से देखने के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, हर स्टेट का अलग से वक्फ बोर्ड और ऊपर से देखने के लिए नेशनल लेवल पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल। और पहले देखो एक एक्ट हुआ करता था, वक्फ एक्ट 1995। ये एक्ट हुआ करता था, लेकिन सरकार ने बोला कि इस एक्ट में ना बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। सरकारी प्रॉपर्टीज पे वक्फ के नाम पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। तो हम ना एक अमेंडमेंट लाते हैं। तो 2025 में ना एक अमेंडमेंट सरकार लेके आई और नाम हो गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। लेकिन देखो चलो पहले मैं आपको ये बताता हूं सरकार क्यों लेके आई। सरकार का ये कहना था कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका ना गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। और दूसरा, कई बार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे। मतलब कब्जा कर लिया और बता दिया गया कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सरकार आपको पता है स्लो रिएक्टिव होती है, बहुत सालों बाद रिएक्ट करती है कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। तो ये भी दिक्कत थी। तीसरा, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को जिस प्रकार से मैनेज किया जाता है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसीलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये देखो, लेकिन देखो जब ये एक्ट आया ना तो ओवैसी, महुआ मित्रा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने बोला कि ये जो नया कानून पार्लियामेंट में बना है ना ये संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। क्या है? ये संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। आर्टिकल 26 क्या है? हर रिलीजियस कम्युनिटी को ना अपने धर्म के मामलों को मैनेज करने का फंडामेंटल राइट देता है आर्टिकल 26। समझ गए? मतलब सभी धर्म के जो लोग हैं अपने धर्म संबंधित मामलों को अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 26। तो पिटिशनर्स ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ये जो कानून है नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है। तो इस पे ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो इस एक्ट के ऊपर ना हम अंतिम फैसला तो देंगे क्योंकि अभी हमारी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन मीनवाइल ना हम एक इंटरिम डिसीजन दे रहे हैं, मतलब बीच का एक डिसीजन दे रहे हैं। अभी पूरी मामले की सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन मीनवाइल जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती हम कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगा रहे हैं। तो अब वही ये आर्टिकल है कि कौन कौन से प्रोविजंस पे स्टे लगाया गया है। पॉइंट समझ गए ना? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक बार ना पूरी ट्रेन नहीं रोकेंगे, जिस डब्बे में यानी जिस प्रोविजन में गड़बड़ी है हम सिर्फ उसको अलग कर रहे हैं, उस प्रोविजन पे हम स्टे लगा रहे हैं। तो किन प्रोविजंस पे स्टे लगाया गया वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत सारी पावर इस नए अमेंडमेंट एक्ट में दी गई, तो उनकी कुछ पावर्स पे स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे आपको सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं, नए अमेंडमेंट एक्ट में ना, नए अमेंडमेंट एक्ट में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 3C। अभी सेक्शन 3C में क्या है? ये सेक्शन 3C ना डीएम को बहुत पावर देता था। डीएम को अगर शक हुआ किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पे शक हुआ कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो ना डीएम ना उस प्रॉपर्टी की इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप से। इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही डीएम को शक हुआ कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट डीएम करते, वैसे ही देखो उस प्रॉपर्टी का जो वक्फ स्टेटस है ना खत्म हो जाता। ये तो वही बात हो गई ना कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कंसेप्ट उल्टा हो गया। वैसे कानून ये कहता है ना जब तक कोई फाइनली गिल्टी नहीं ठहरा दिया जाता तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन इस केस में क्या बोला गया, जैसे ही डीएम इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे तुरंत के तुरंत उस प्रॉपर्टी का जो वक्फ स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। ये तो गलत हो गया ना। और मान लीजिए डीएम को पता लग गया, डीएम ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली और पाया कि ये जो वास्तव में प्रॉपर्टी थी ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी और सरकारी प्रॉपर्टी थी, तो डीएम ना अपने आप रिकॉर्ड्स को चेंज करवा देंगे, अपने आप रिकॉर्ड्स को चेंज करवा देंगे। तो पिटिशनर ने बोला ये तो देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है। क्योंकि देखो डीएम खुद ही जांच कर रहे हैं और खुद ही रिकॉर्ड को चेंज करवा रहे हैं, तो डीएम का तो काम होता है एग्जीक्यूशन का। डीएम प्रॉपर्टी का टाइटल कैसे डिसाइड कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का टाइटल डिसाइड करना जुडिशरी का काम है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने बोली। तो अब इस पे ना सुप्रीम कोर्ट ने ना स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सबसे पहले तो देखो जब डीएम इंक्वायरी कर रहे हैं ना, डीएम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मीनवाइल उस प्रॉपर्टी का वक्फ स्टेटस नहीं जाएगा। उस प्रॉपर्टी का जो वक्फ स्टेटस है वैसे का वैसा बरकरार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन पे भी स्टे लगा दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना वो अपने आप लैंड रिकॉर्ड्स को चेंज करवा देंगे, अपडेट करवा देंगे, क्योंकि यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही इंक्वायरी कर रहे हैं और वही लैंड रिकॉर्ड्स को चेंज करवा रहे हैं, तो इस प्रोविजन पे भी स्टे लगा दिया। फिर नेक्स्ट, जब तक देखो इंक्वायरी चल रही है, जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक देखो वहां पे उस वक्फ प्रॉपर्टी पे कम्युनिटी उस प्रॉपर्टी को यूज कर रही है ना, तो कम्युनिटी को भगाया नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्वायरी स्टार्ट कर दी डीएम ने, कोई कब्रिस्तान है या फिर कोई स्कूल है, तो ऐसा नहीं कि इंक्वायरी स्टार्ट होते ही वहां से फिर स्कूल के बच्चों को भगा दिया जाएगा कि अभी ये इंक्वायरी चल रही है, यहां पे स्कूल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने ना, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस स्टैब्लिश किया है, ये बोला है कि इंक्वायरी के दौरान ना उस प्रॉपर्टी के कोई थर्ड पार्टी राइट्स नहीं होंगे। मतलब ना तो उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, ना ट्रांसफर किया जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता, नो थर्ड पार्टी राइट्स। तो कोर्ट ने एक प्रकार से यहां पे ना बैलेंस स्टैब्लिश कर दिया। तो डीएम की पावर से संबंधित ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा देखो विवाद था वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स की संख्या से संबंधित विवाद था। नए कानून में ये कुछ पिटिशनर्स ने चिंता जाहिर की थी कि एक वक्फ बोर्ड में ना नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, ये गलत है। और पिटिशनर्स ने ये बोला कि ये हमारे ना रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। क्या है? हमारे रिलीजियस अफेयर्स में है ये इंटरफेरेंस।
तो ना सुप्रीम कोर्ट ने इस एम्बिग्विटी को दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक संख्या निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ना टोटल मैक्सिमम 4 मुस्लिम्स हो सकते हैं, 4 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल में से। ये टोटल संख्या कितनी होती है मेंबर्स की सेंट्रल वक्फ काउंसिल में? 22। तो 22 में से मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है ना, स्टेट वक्फ बोर्ड में मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो एक प्रकार से पिटिशनर जो बोल रहे थे कि नॉन मुस्लिम्स की एंट्री वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे भी बैलेंस स्टैब्लिश कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम, और स्टेट वक्फ बोर्ड में जिसमें 11 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम। तो एक प्रकार से ना सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम्स के कम्युनिटी राइट्स को यहां पे प्रोटेक्ट किया है। फिर तीसरा जो विवाद था वो मैं आपको बताता हूं। तीसरा विवाद था 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस करने का विवाद। ये क्या था? 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस। ये विवाद देखो, ये था नए लॉ के हिसाब से ना जो वक्फ की डेफिनेशन थी ना वही बदल दी गई। कहा गया कि वक्फ देखो वही इंसान क्रिएट कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब समझे, अल्लाह को अपनी प्रॉपर्टी वही समर्पित कर सकता है जो 5 सालों से लगातार इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार तुम लल्लू बल्लू हो गया। मतलब कैसे तुम ये साबित करोगे कि ये जो इंसान है ये 5 सालों से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा? तो मतलब आप सर्टिफिकेट दोगे क्या कौन कितने सालों से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है? इसका मैकेनिज्म क्या है? तो जब तक सरकार कोई क्लियर मैकेनिज्म और रूल्स नहीं बनाती तो इस प्रोविजन पर स्टे रहेगा। और कुछ प्रोविजंस जो देखो वैसे कंट्रोवर्शियल थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पे स्टे नहीं लगाया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पे स्टे नहीं लगाया है। जैसे वक्फ बाय यूज का कंसेप्ट है। क्या है? वक्फ बाय यूज का कंसेप्ट एक बहुत पुराना प्रिंसिपल था ये, वक्फ बाय यूज। इसे देखो वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय यूजर या फिर इसे इममेमोरियल यूजर भी कहा जाता है। इममेमोरियल यूजर है क्या ये? चलो नाम तो हमने 3 डिस्कस कर लिए। क्या कंसेप्ट है इसका? मतलब देखो ये है, अगर कोई जमीन बहुत लंबे समय से मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा रिलीजियस या फिर चैरिटेबल काम के लिए यूज हो रही है ना, जैसे वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है या फिर कोई मजार है, तो उस जमीन को ना वक्फ मान लिया जाता था, भले ही उसका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पॉइंट समझ गए? मतलब लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा चैरिटेबल काम के लिए, रिलीजियस यूज के लिए यूज किया जा रहा है। अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ लेकिन लंबे समय तक यूज किया जा रहा है, तो भी उसे वक्फ मान लिया जाता था। सरकार ने बोला कि इस कंसेप्ट का ना बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आप किसी की जमीन पे कब्जा करते हो और ना फिर क्या होता है, उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हो। काफी समय तक उसने ध्यान नहीं दिया, बाद में आपने बोल दिया कि ये देखो लंबे समय से तो इसे मजार के लिए यूज किया जा रहा है, मजार बनी हुई है, तो अब तो ये वक्फ है। तो सरकार ने नए कानून में ना इस कंसेप्ट को हटा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन पे स्टे नहीं लगाया। अभी कोर्ट ने बोला कि पहली नजर में ना हमें इसमें ना कुछ गलत नहीं लग रहा है, इसे हम नहीं हटाएंगे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। दूसरा और कौन सा प्रोविजन है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया? एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट। क्या है? लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि 1963 में आया था, वैसे ये बता दूं एक्ट। अब ये एक्ट ये बोलता है हर एक लीगल केस फाइल करने के लिए ना एक टाइम लिमिट होती है, जैसे 12 साल। मतलब आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो 12 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 12 साल तक सोते रहे और 13वें साल उठे और कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया। नहीं, एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होता है। बट देखो 1995 का जो वक्फ एक्ट था वो देखो छूट दे देता था वक्फ प्रॉपर्टीज को। मतलब वक्फ बोर्ड पे कोई लिमिटेशन नहीं थी कि वो 12 साल के बाद भी
12 साल के बाद भी कोर्ट में जा सकता था और ये बोल सकता था कि हमारी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया। लेकिन नए कानून ने ना वक्फ बोर्ड को जो स्पेशल छूट दी गई थी ना पुराने एक्ट में, उसे खत्म कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड पे भी ये लिमिटेशन लागू होगी कि एक निश्चित समय के अंदर उनको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर वो बोलना चाहता है कि हमारी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अब खत्म हो गया नए एक्ट में। पहले स्पेशल छूट मिली थी वक्फ बोर्ड को और उनके ऊपर टाइम लिमिट का कंसेप्ट नहीं लगता था, लेकिन नया जो अमेंडमेंट एक्ट है इसने उस छूट को खत्म कर दिया। नए एक्ट ने बोला सब बराबर, वक्फ बोर्ड को कोई स्पेशल छूट नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्टे लगाने से मना कर दिया और बोला कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहा है, नया कानून सबके लिए बराबर है, तो इस पे हम स्टे नहीं लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखो राइटर ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। पूरे एक्ट पे स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने, जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाया है। जो प्रोविजंस गलत लग रहे थे उन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो एक प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म भी शो किया है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी शो किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट किया है डीएम की पावर्स पर स्टे लगा के। तो राइटर तो ठीक जजमेंट बताते हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब ये सारे पॉइंट्स यहां पे हैं, मैंने थोड़ा ठीक ढंग से आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुए डिफेंस पैक्ट से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले खबर क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ देखो ये है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने ना आपस में एक डील साइन की है जिसे ये बोलते हैं म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट क्या है ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट? इसका मतलब देखो ये है किसी एक देश पे हमला दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। मतलब एग्रेशन अगेंस्ट वन इज एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अब देखो ये जो लाइन है आपको क्या याद दिलाती है? याद कीजिए नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका आर्टिकल 5 क्या कहता है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 5 ये कहता है नाटो के जितने मेंबर्स हैं ना, अगर किसी एक मेंबर पे भी हमला होता है तो नाटो के सभी मेंबर्स उसका जवाब देंगे। जैसे यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, यूएसए ने अफगानिस्तान में जवाब दिया तो नाटो के सभी मेंबर्स ने यूएसए का साथ दिया। तो उसी प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक प्रकार से ना मिलिट्री अलायंस बनाने के समान है कि हम एक दूसरे के काम आएंगे मुश्किल के समय में। जब एक देश पे हमला होता है तो दोनों एकजुट होकर उसका जवाब देंगे। अब राइटर बोलते हैं देखो इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है ना वो अचानक से नहीं हुई है। इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो स्पेशल है। जैसे सऊदी अरेबिया, आप ये बताइए सऊदी अरेबिया की पहचान क्या है? सऊदी अरेबिया की पहचान ये इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों का कस्टोडियन है, मक्का और मदीना। इसलिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक खास इज्जत है सऊदी अरेबिया की और इसे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी माना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इनको लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो ये इस्लामिक वर्ल्ड की ना इकलौती न्यूक्लियर पावर है। तो बहुत बड़ी बात है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एकमात्र मुस्लिम कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए इन्हें इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता है। तो एक तरफ देखो सऊदी अरेबिया धार्मिक लीडरशिप और दूसरी तरफ मिलिट्री पावर पाकिस्तान। तो इसके लिए इसी वजह से दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना थोड़ा स्पेशल हो जाता है और ये दोस्ती जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है। पाकिस्तान ने ना सऊदी अरेबिया के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं ना उनको ट्रेन किया है लंबे समय से और सऊदी अरेबिया ने बदले में पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है। जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में संकट आता ना सऊदी अरेबिया हेल्प करता। इवन देखो एनेक्डोट तो ये भी है कि जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था ना, हालांकि चाइना ने इनको दिया है, इन्होंने बनाया है नहीं, लेकिन मान लो कोशिश कर रहा था यूं बोल दो, तो पाकिस्तान को ना पैसों की जरूरत थी। कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया ने उस पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेटली फंड किया था। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। तो उस एटम बॉम्ब बनाने में मदद किसने की थी? पाकिस्तान की। सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए थे और वैसे दिया था चाइना ने, टेक्नोलॉजी वगैरह चाइना ने दी थी। तो टाइमिंग देखिए, अभी जो दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो कई दशकों से ना
कई दशकों से वेस्ट एशिया में कंट्रोल किसका था? यूएसए का था। जैसे यूएसए गल्फ कंट्रीज को बोला करता था कि भाई आप ज्यादा लोड मत लीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। समझ गए? मतलब यूएसए ने सऊदी अरेबिया को बोल दिया, यूएई को बोल दिया कि आप अपने मिलिट्री पे इतना खर्च मत करिए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पे कोई हमला उमला करेगा तो साथ हम देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ना तीन मेन पिलर्स थे वेस्ट एशिया में। एक इजराइल, दूसरा ईरान और तीसरा सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, ये दोनों दोस्त ही हैं। तो यूएसए की कोशिश ये थी कि इजराइल प्लस सऊदी अरेबिया इनको एक साइड में रखा जाए और इनकी सहायता से ईरान को दबाया जाए। ये यूएसए की कोशिश थी। समझ गए? इसीलिए ना यूएसए 2020 से ना अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा रहा है, इजराइल की गल्फ कंट्रीज के साथ में दोस्ती करवा रहा है अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत। समझ गए? किस किस की दोस्ती करवा दी? यूएई की दोस्ती करवा दी, जॉर्डन की दोस्ती करवा दी, कई सारे देशों की दोस्ती करवा दी यूएस ने इजराइल के साथ में। तो इनका प्लान यही था कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज को एकजुट किया जाए ईरान के अगेंस्ट। बट देखो हुआ क्या, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अब सऊदी अरेबिया, जो इजराइल के साथ में दोस्ती करने ही वाला था, अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत रिलेशंस नॉर्मल करने वाला था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। सऊदी अरेबिया ने बोला कि आप तो गजा में मुस्लिम्स पे अत्याचार कर रहे हो, तो हम नहीं आपके साथ में दोस्ती करेंगे। तो वो वहीं पे खत्म हो गया। फिर देखो 2019 में क्या हुआ, मतलब थोड़ा पहले 2019 में ना ईरान के जो प्रोक्सी ग्रुप है ना हौथीज, इन्होंने देखो हमला कर दिया था सऊदी अरेबिया की ईरान फैसिलिटीज पे, सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज पे, ईरान बोल रहा हूं, सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह है ना, वहां पे हमला कर दिया था। किन्होंने? हौथीज ने। हौथीज को कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है। लेकिन देखो उस समय ना यूएसए ने कुछ नहीं किया। तो सऊदी अरेबिया को समझ में आ गया ये यूएसए बोलता है हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हमारी ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर इवन देखो अभी ना कतर पे हमला हुआ, कतर के अंदर इजराइल ने हमला कर दिया, तो तब भी यूएसए ने कुछ नहीं किया। कहने को कतर में यूएस का सबसे बड़ा बेस है अल उदीद, वहां पे बहरीन में 5th फ्लीट है, इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी तैनात है वहां पे यूएस की। तो इजराइल ने कतर के अंदर जब हमला किया तो यूएसए ने कुछ नहीं किया, कुछ तो करना चाहिए था ना। तो तब से देखो गल्फ कंट्रीज को, खास करके सऊदी अरेबिया को समझ में आ गया भाई ये यूएसए के ऊपर रिलाय नहीं हो सकते। यूएसए तो वो सिक्योरिटी गार्ड है जो पुराना हो चुका है, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इजराइल जो है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है। कल को ये इजराइल हमारे ऊपर भी अटैक कर देगा तो हम कहां पे जाएंगे। इसलिए सऊदी अरेबिया को यूएसए पे विश्वास नहीं रहा। सऊदी अरेबिया ढूंढ रहा था नए दोस्त। तो उसने देखा कि यार नया दोस्त कौन हो सकता है, तो उसने देखा कि यार पाकिस्तान तो हमेशा पैसों के पीछे भागता ही है, उसको हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रांग है और पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो क्यों ना पाकिस्तान के साथ में ही एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। तो इसी सिचुएशन में दोनों देशों ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। एक के ऊपर हमला मतलब दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। समझ रहे हो? तो इससे अब क्या मिलेगा? इससे देखो सऊदी अरेबिया को कैसे फायदा हुआ। सऊदी अरेबिया को देखो ऐसे फायदा हुआ कि अब ये पूरी तरह से यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये थोड़ी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सऊदी अरेबिया को मिलेगी। अब वो यूएसए के दबाव में आके फैसले नहीं लेगा। सऊदी अरेबिया का सिग्नल भी है यूएसए को कि भैया सिर्फ हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे और भी दोस्त हैं, हम और भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो अब हो सकता है कि शायद यूएसए भी अब ज्यादा सीरियसली सऊदी अरेबिया की मदद करे अगर कुछ जरूरत पड़ती है, सिचुएशन आती है तो, क्योंकि अब पता है यूएसए को कि हमारे अलावा भी उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को तो सीधा सीधा फायदा होगा, उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हालात में है, तो सऊदी अरेबिया उनको पैसा देगा। और दूसरा, पाकिस्तान तो आपको पता है यार अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बनाए रखना चाहता है, रेलेवेंट बना रहना चाहता है। टीआरपी का भूखा है पाकिस्तान, जैसे मीडिया टीआरपी की भूखी होती है ना, वैसे ही पाकिस्तान चाहता है कि हमें वर्ल्ड माने, हमारी बात करे।
तो अब सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत इज्जत मिलेगी कि यार वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कुछ देशों को। तो ये टैग पाकिस्तान हासिल करना चाहता था सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। सऊदी अरेबिया के साथ में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने ये टैग हासिल कर लिया। इंडिया के लिए क्या चिंता है? इंडिया के लिए देखो चिंता है, सच बताऊं तो इंडिया के लिए क्यों चिंता है, देखो सीधी सी बात है। सऊदी अरेबिया के बारे में हम बोल रहे थे कि जब लड़ाई होती है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सऊदी अरेबिया थोड़ा पहले के अपेक्षाकृत न्यूट्रल रहने लगा है, थोड़ा न्यूट्रल रहने लगा है, दोनों देशों के बीच में जल्दी से मीडिएशन करवा देता है। हालांकि इंडिया मानता नहीं है थर्ड पार्टी के रोल को, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सऊदी अरेबिया ने भी मीडिएशन करवाई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच और टेंशन्स को कम किया था। अब देखो सऊदी अरेबिया जो जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, गल्फ जहाँ से हम पूरा इतना सारा ऑयल परचेज करते हैं, अगर ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुक गया तो इंडिया के लिए दिक्कत है ना यार। क्योंकि देखो पिछले कुछ समय में ना इंडिया थोड़ा प्रो इजराइल ज़्यादा हो गया है, पिछले कुछ समय में इंडिया थोड़ा प्रो इजराइल ज़्यादा हो गया है। और अब बल्कि जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में डील साइन कर ली तो खतरा यह भी है कि इंडिया थोड़ा और प्रो इजराइल हो जाए। लेकिन राइटर बोलते हैं कि इंडिया को इस रिस्क से बचना चाहिए, क्योंकि इजराइल ना पिछले कुछ समय में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए क्योंकि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, वो कभी भी किसी पे हमला कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इजराइल एक बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। रिलायबल तो देखो कोई भी नहीं होता, सारे अपने फायदे देखते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं कि इजराइल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना ठीक नहीं है। तो इंडिया को ना, जैसे एस जयशंकर जो बोलते हैं ना, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है हमारी। इंडिया को ना सबके साथ में अलाइन होना चाहिए, सऊदी अरेबिया के साथ में, इजराइल के साथ में, बाकी जो प्लेयर्स हैं वेस्ट एशिया में जैसे ईरान है उनके साथ भी, सबके साथ अलाइन होना है, सबके साथ में अच्छे रिलेशंस इस्टाब्लिश करने हैं। हालांकि जब कोई देश ऐसा करता है ना तो वो वाली बात हो जाती है कि आप सबके साथ आपकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती है, आपका कोई भी घनिष्ठ मित्र नहीं है, तो जरूरत पड़ने पे आपका कोई काम नहीं आता। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोली कि आप जब पूरी तरह से किसी के साथ जुड़ते नहीं हो ना तो फिर कोई आपके भी जरूरत के समय आपके कोई काम नहीं होता है, ये नुकसान होता है मल्टी अलाइनमेंट से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। और न्यूक्लियर, अच्छा एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो कल को जरूरत पड़ी सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो क्या पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा? तो राइटर बोलते हैं देखो इनका जो एग्रीमेंट हुआ है ना, तो उसमें तो कुछ ऐसा सीधा सीधा बोला नहीं है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी प्रोवाइड करेंगे सऊदी अरेबिया को, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये अनकहा एग्रीमेंट है, कहा नहीं गया है इसके बारे में, लेकिन ये लेटेंट है। मतलब ऐसी डील में डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। देख लो, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आज। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।